नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप सब लोग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर ले आया हूँ। ऐसे करंट अफेयर लेके आया हूँ जो आपके हर एग्जाम में आपको दिखेंगे आने वाले हरियाणा के पेपरों में। 5 तारीख के बहुत ही भयंकर और बहुत ही अच्छे, जो बहुत ही अच्छा डाटा है, जो लगभग सभी एग्जाम में, इवन आपके HPSC तक के, HCS के एग्जाम तक में दिखेगा। ठीक है ना, तो शुरू करें। नमस्कार, आपका स्वागत है। चलो शुरू करो आप। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हुई नेशनल गेम्स में हरियाणा से पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया। नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, खेल मंत्री ने भी घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है करनाल और ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। तो बताइए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बी, गुरुग्राम। और गुरुग्राम में कहाँ होगा ये। गुरुग्राम में होगा 9 जनवरी को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि CM नायब सिंह सैनी होंगे और जो खिलाड़ियों को जो है कुल 24 करोड़ रुपए के कैश अवार्ड दिए जाएंगे। ये जो 24 करोड़ रुपए है ना, ये आपको बहुत अच्छे से जो है ना याद रखना भाई, इसको मत भूलना बस। ये जो 24 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ना, ये डाटा ज़्यादातर पूछा जाता है 24 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना बस। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड। उत्तराखंड में हुई नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब हरियाणा गवर्नमेंट उनको सम्मानित करने वाली है, तो ऐसे तो सम्मानित करेगी नहीं, उनको कुछ ना कुछ राशि देगी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन 7 लाख। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है ना कि जो स्वर्ण पदक विजेता होंगे उनको दिए जाएंगे 7 लाख रुपए, और जो रजत पदक विजेता होंगे उनको दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। और जो सबसे मेन बात है वो है जो कांस्य पदक विजेता हैं उनको दिए जाएंगे 3 लाख, और जो भागीदारी जिन्होंने इवन पार्टिसिपेट भी किया था उनको आपके 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है ना। और जो ये हैं जो पिछले साल जो हुए थे गेम, 38वें नेशनल गेम्स, उनके विजेताओं को दिए जाएंगे। और आप लोगों को ये तो याद ही होगा, पिछले साल हमने पढ़ा था 153 पदक जो हैं हमारे हरियाणा के प्लेयर्स ने जीते थे वहाँ पे, जिसमें से 48 स्वर्ण थे, 48 गोल्ड थे, 47 सिल्वर थे आपके, और 58 जो हैं वो कांस्य पदक थे। ठीक है ना। तो और इन तो ये चीज़, ये जो आप ये है ना, ये याद रखना यार। 58 नहीं, शायद 57 थे, नहीं 58 ही थे। हाँ, 58 ही ब्रॉन्ज थे ना। ये कहीं कहीं ना आप ध्यान रखना, क्योंकि कुछ मैंने बुक्स देखी हैं उनके अंदर जो ये है ना, ये गलत डाटा लिखा हुआ है। ये डाटा मैंने अच्छे से रिसर्च करके तब लिखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन खेलों का मस्कट क्या था भाई। इन खेलों का मस्कट था मोली। ध्यान रखना ये भी, क्योंकि नेशनल जीके में पूछा जा सकता है, नेशनल करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ठीक है। और जो है अपने हरियाणा के खेल मंत्री कौन है अभी, खेल और युवा मंत्री गौरव गौतम है, आप लोगों को पता है। हरियाणा जो है ना इनमें तीसरे स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा था, तीसरे स्थान पर, 3rd पोजीशन पे। पहले पे कौन था, पहले पे थे डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरियाणा सरकार द्वारा फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का पायलट प्रोजेक्ट मार्च के अंत में किस शहर से शुरू किया जाएगा। आप लोगों को पता है रेवेन्यू एंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, जिसके मंत्री जी हमारे विपुल गोयल साहब हैं, और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कैशलेस रजिस्ट्री शुरू की थी, आपको पता होगा। ठीक है, जिससे क्या है कि किसानों के, जमींदारों के जो है ना ऑफिस में चक्कर काटने, तहसीलों में चक्कर काटने कम हो गए थे। अब इन्होंने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ये कहाँ से, मतलब कौन से शहर से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी एज ए पायलट प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ए है रेवाड़ी, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है गुरुग्राम और ऑप्शन डी है पंचकुला। तो ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे पंचकुला होगा, नहीं, लेकिन इसका जो आंसर है वो होगा आंसर बी, यानी कि फरीदाबाद। ठीक है। और जो ये पायलट प्रोजेक्ट है अपना फरीदाबाद वाला, ये फरीदाबाद की एक प्रॉपर तहसील से शुरू होगा, जिसको 3 महीने तक चेक करेंगे कि सही काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि फिजिकल इंटरफेरेंस कम हो जाएगी, लोगों के अधिकारियों के पास ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्य लक्ष्य यही है भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना और दफ्तरों के चक्कर
काटने को कम करना। और जो मेन जो चीज़ है, ये जानकारी जिसने दी है वो हमारी राज्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त जो हैं अभी, सुमिता मिश्रा जी, सुमिता मिश्रा जी हैं, ठीक है ना। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में मंत्री नहीं, आयुक्त ज़्यादा पूछने लग गए हैं। तो सुमिता मिश्रा जी को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हरियाणा के मेडिकल काउंसिल की नई गाइडलाइंस के अनुसार विदेश से एमबीबीएस करके आए छात्रों को अब हरियाणा में इंटर्नशिप के लिए कौन सी परीक्षा पास करनी होगी। जैसे कुछ लोग बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं, तो जब वो इंडिया में आते हैं तो स्टेट वाइज जो है उनको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं इंटर्नशिप के लिए। और उस कॉलेज को अलॉट करने के लिए पहले कोई टेस्ट नहीं होता था, सिर्फ उनकी डिग्री के आधार पर उनको कॉलेज अलॉट कर दिए जाते थे। लेकिन अब जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्टेप उठाया है, थोड़ा सा उनकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि बाहर से वो कैसा पढ़ के आ रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर आपको पता है कैसा प्रोफेशन है, बहुत रिस्की टाइप का प्रोफेशन होता है। तो इसलिए उनकी जो है योग्यता चेक करने के लिए उन्होंने जो है एक टेस्ट लेना, हरियाणा सरकार ने टेस्ट लेना, हरियाणा सरकार नहीं सॉरी, हरियाणा जो मेडिकल काउंसिल है उसने एक टेस्ट का डिक्लेरेशन किया है कि आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप इस टेस्ट में पास होते हैं तो हरियाणा मेडिकल जो काउंसिल है वो ही आपको कॉलेज अलॉट करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, FMGE। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए आप लोग, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। सॉरी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा हिंदी में एग्जामिनेशन सही लिखा है वैसे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, FMGE। और ये किसने किसने ये टेस्ट लागू किया है, ये किया है हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने, ठीक है। FMGE टेस्ट पास करने के बाद ही जो है हरियाणा मेडिकल काउंसिल खुद छात्रों को इंटर्नशिप कॉलेज का आवंटन करेगी। और जो मुख्य है वो इसमें यह है कि HMC के प्रेसिडेंट अभी कौन है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। हरियाणा मेडिकल काउंसिल के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो है अपने डॉक्टर सतीश खट्टर। मनोहर लाल खट्टर का भाई नहीं है भाई, ये कहीं मनोहर लाल खट्टर का भाई सोचो इसको, ये हैं डॉक्टर सतीश खट्टर, काफ़ी काबिल डॉक्टर हैं ये, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरियाणा सरकार ने कपास गिनिंग प्रेसिंग के लिए अगस्त 2026 तक कौन सी मुख्य दर निर्धारित की है। ऑप्शन ए है 890 रुपये, ऑप्शन बी है 1040 रुपये, ऑप्शन सी है 1050 रुपये, और ऑप्शन डी है आपका 1100 रुपये। तो सोचिए क्या क्या दिया होगा। और आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई तो सही चल रही है ना, अपने खैंच किलोमीटर, अब तुम्हारा कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है ना। कांस्टेबल का तो होगा ही होगा 100%। और ग्रुप डी की भी अभी नोटिफिकेशन आने वाली है, क्योंकि ये जो अभी चल रहा है ना आपका बजट सत्र शुरू हो जाएगा 20 तारीख से। उसके बाद उस बजट सत्र से पहले ही कई फैसले तो ले लिए ग्रुप डी के बारे में। जैसे वो 5% तो न, जो 5% मार्क्स मिलते थे, 5 नंबर मिलते थे, वो उसका डिसीजन ले लिया है। और उसके बाद ही शुरू कर देंगे, मार्च में एग्ज़ाम है बच्चों के 10th-12th के, उसके बाद ही शुरू कर देंगे सारे एग्ज़ाम। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। एक्चुअल में ये कई जगह लागू हुई है, जहाँ जहाँ कपास उगती है उनमें, तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग दर हैं इनकी, जो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। 1050 रुपये ये जो है 1050 ये लागू हुई है। कुछ प्रमुख ज़िले हैं इसके, सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, जिंद हो गया और रोहतक में 1050 मोस्टली में ये लागू हुई है। सबसे जो कम दर लागू हुई है वो ये चरखी दादरी में, सबसे कम 890 रुपये प्रति गांठ। गिनिंग प्रेसिंग क्या होता है, कपास को अलग करने के लिए, जो उसका बिनोड़ा होता है ना उससे अलग करने के लिए और गांठ में बदलने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको प्रेस किया जाता है, उसको बोलते हैं गिनिंग प्रेसिंग, ठीक है ना। तो न्यूनतम दर कहाँ पे है, चरखी दादरी में 890 रुपये प्रति गांठ, और 1050 कहाँ है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और रोहतक, ठीक है। हाल ही में गठित हरियाणा राज्य नवाचार मिशन के अध्यक्ष कौन होंगे। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्य सचिव, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है वित्त आयुक्त। तो हाल ही में जो नवगठित हरियाणा राज्य नवाचार मिशन है इसके अध्यक्ष होंगे अपने मुख्यमंत्री साहब। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है।
और जो इसका उद्देश्य है हरियाणा राज्य नवाचार मिशन का, इसका उद्देश्य है इंडस्ट्री में, कृषि में, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन को यानी कि नई डिस्कवरीज को बढ़ावा देना, नई रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसका संचालन कैसे करेगी सरकार? सोसाइटियों के माध्यम से सोसाइटी क्रिएट करेगी, छोटी छोटी कुछ लोगों की ग्रुप क्रिएट करेगी, और उसमें जो है ना स्पेशलिस्ट होंगे, आईआईटी से, एनआईटी से, अच्छे इंस्टीट्यूट के लेक्चरर प्रोफेसर्स वो होंगे इसके अंदर। और इसका लक्ष्य क्या है? 2047 तक इसका जो लक्ष्य है वो है रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। ठीक है, और जो इसका फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा हैकाथॉन, इंक्यूबेशन सेंटर बना देना, मेंटरशिप, ऑनलाइन मेंटरशिप करना लोग युवाओं की, उनको सही डायरेक्शन देना कि भाई आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुख्यमंत्री। तो इसके अध्यक्ष कौन बने अभी? सीएम अपने नायब सिंह सैनी साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के गरुड़ कमांडो दीपक कुमार को प्रेसिडेंट द्वारा मेंशन इन डिस्पैच सम्मान से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी है भिवानी, ऑप्शन सी है रेवाड़ी, ऑप्शन डी है झज्जर। ये क्वेश्चन क्या है ना, आपको डेली करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप लास्ट में एग्ज़ाम के करीब पहुंचोगे ना तो ऐसे बहुत सारे नाम हो जाएंगे और उनके ज़िले हो जाएंगे और उनके अवार्ड हो जाएंगे और उनको मिली हुई राशि हो जाएगी कि किसको कितनी, तो याद करने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए जिसको जो अवार्ड अभी मिल रहा है उसको अभी रिसेंट में ही एक बार आप लोग थोड़ा सा रिमेंबर करके चलें ताकि आगे एग्ज़ाम के नज़दीक ना आप पे प्रेशर ना आए इस चीज़ का। एकदम से बहुत सारे नाम याद करने, कुछ स्किप हो जाते हैं, कुछ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको साथ के साथ याद करना ही सबसे बेटर रहता है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी है भिवानी, ऑप्शन सी है रेवाड़ी, ऑप्शन डी है झज्जर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रेवाड़ी। रेवाड़ी के ये हैं और ये पालावास गांव के हैं और इनको यह सम्मान किस लिए मिला है? जो ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी का था उसमें इन्होंने जो है असाधारण वीरता दिखाई थी। काफ़ी एक्साइटमेंट वाले आदमी हैं ये, पालावास के हैं। ठीक है ना, और इसके लिए इन्होंने राष्ट्रपति अपनी द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको मेंशन इन डिस्पैच सिंदूर के दौरान दिखाई गई असाधारण वीरता के लिए। मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड क्या होता है? मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड होता है जब कोई ऑपरेशन आपने क्रिएट किया, कोई ऑपरेशन आपने शुरू किया, उसके बाद जब ऑपरेशन की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के अंदर जो मेंशन नाम होते हैं उन मेंशन नामों का काम, उनकी वीरता, उनका असाधारण काम उनके सामने लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं मेंशन इन डिस्पैच। मेंशन इन डिस्पैच जो रिपोर्ट आती है उसको, उसके लिए उनको मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड दिया जाता है। अब आप मेरे को कमेंट में ये बताओ कि मेंशन इन डिस्पैच में हरियाणा गवर्नमेंट जो है कितनी राशि देती है? ये कमेंट में आप मेरे को ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के नए फैसले के अनुसार 70% से अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? एक्चुअली 2016 में जो नियम आए थे उनके अकॉर्डिंग जो है इनकी जो आयु थी वो थी 60 वर्ष, लेकिन अब कुछ ऐसे दिव्यांग थे जो 70% से कम दिव्यांगता में थे वो लोग, तो उन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट के अंदर केस डाल दिया, तो कोर्ट ने फिर फैसला दिया है उनके ऊपर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 58। 60 से अब उनकी घटाकर 58 कर दी है, 2 साल कम कर दी गई है। ठीक है, ये मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन में डाल दिया, ये लोग आप पढ़ लेना। 2016 के नियम में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी, जिसे अब ये 58 यार ये मिस हो गया 5 के साथ ना 8, तो इसको आप लोग ना 1 मिनट रुको, ये टाइप वाला ना, ये 58 आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो 58 साल कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाएंगे। ये हर चीज़ से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से भी हैं इसमें, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है आपका, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड है आपका, सब में। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंगानुपात में सुधार के लिए हरियाणा के किस विभाग ने अब गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड के लिए आभा आईडी अनिवार्य कर दी है? ये लिंगानुपात में सुधार के लिए किया गया है क्योंकि आपको पता है हरियाणा लिंगानुपात में सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या कि लोग बाग पहले वो ना कराएं, अपने जांच ना कराएं, लिंग की जांच ना कराएं। मोस्टली क्या है कि लड़कियों को आजकल आपको पता ही है हरियाणा में ख़ास तौर पे, अभी आपने जींद के, फतेहाबाद के, रोहतक के केस सुने होंगे। कभी तो 10 बच्चों के बाद लड़की पैदा हो रही है, 10 लड़कियों के बाद लड़का पैदा हो रहा है, उसका नाम रखा जा रहा है दिलखुश।
11 लड़कियों के बाद लड़का पैदा हो रहा है तो भी खुश हैं। और फतेहाबाद में तो एक गांव में एक सरपंच ने जिस महिला के 11 बच्चों के बाद 11 लड़कियों के बाद लड़का पैदा हुआ तो उसको बोला कि हम इसको सम्मानित करेंगे कि इसने लड़कियों की जो है भ्रूण हत्या नहीं करी। लेकिन ये चीज़ गलत है ना। आप उस औरत की भी तो सोचिए जो अपने इतने सालों में कितने साल गर्भवती की अवस्था में रही है, कितनी कमजोरी उसके शरीर में आई होगी। और इतने बच्चों को, और ना वो ऐसी फैमिली से हैं कि वो इतने बच्चों को बहुत सारी शिक्षा दे पाएंगे या फिर उनका कुछ कर पाएंगे। मोस्टली जो उनकी लड़कियां हैं उनमें से कुछ तो स्कूल ही नहीं जाती हैं। तो ये हम बोलते हैं कि हमारी लड़कियां क्या लड़कों से कम है, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। लेकिन अगर जब लड़कियां हो गई हैं तो 10-10 11-11 बच्चे पैदा करने का क्या तुक बनता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महिला एवं बाल विकास, नहीं सॉरी, स्वास्थ्य विभाग होगा। हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने जो है ये करी है। ये अब जो है इनकी आभा आईडी है वो अनिवार्य कर दी है। ठीक है। और आभा आईडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। उद्देश्य जो है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, भ्रूण लिंग जांच पर रोक लगाना इनका उद्देश्य है। और जो लिंग अनुपात अभी जो हमारा डेटा है वो क्या है, जो हम रिसेंटली अभी पढ़ रहे हैं पीछे, 2023 में 917 था और 2024 में 916 हुआ। 2025 में जो अब जो रिपोर्ट आई है 2025 में, उसमें जो है ना इसमें तरक्की हुई है, अब 923 हो गया है, जो कि काफ़ी सही है। ठीक है ना। स्वास्थ्य विभाग आपके पास, आपको पता है किसके पास है? आरती राव जी के पास है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के श्रमिकों के बच्चों के कोचिंग और शादी के शगुन का निपटारा अब कितने दिनों में करना अनिवार्य है? 30 दिन, ऑप्शन बी है 45 दिन, ऑप्शन सी है 60 दिन, ऑप्शन डी है 90 दिन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 60 दिन। और ये कौन करता है? ये करता है जो श्रमिक कल्याण विभाग है वो। श्रमिक कल्याण विभाग की 29 ऐसी योजनाएं सरकार ने, जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसकी 29 ऐसी योजनाएं जो सेवा के अधिकार अधिनियम के अंडर ला दी गई हैं। और सेवा के अधिकार अधिनियम का ये एक तरीका है कि 60 दिन के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो शादी का शगुन हो गया, जैसे श्रमिकों के बच्चों को साइकिल दी जाती हैं, उनकी पत्नियों को, वाइफ को सिलाई मशीन दी जाती हैं, और जो इन बच्चों को HPSC और UPSC की कोचिंग के लिए जो पैसा देना पड़ता है वो भी ये बोर्ड ही देता है। तो अब 60 दिनों में जो है इनको देना पड़ेगा। और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जो है सहायता मिलती है, और जो संस्कार का पैसा मिलता है, अंतिम संस्कार का, उसके लिए 15 दिन का ही समय इन्होंने रखा है कि 15 दिन में आपको देने ही देने होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि ये जो है ना केंद्रीय बजट से इसके लिए हमें पैसा मिला है। अभी ये नहीं पता कि कितना मिला है, ये मिलेगा जब हरियाणा अपनी रिपोर्ट उनके पास भेज देगा तब। हरियाणा सरकार ने अगले 3 वर्षों में राज्य के कितने जिलों की 4.21 लाख एकड़ सेमग्रस्त भूमि को सुधारने का लक्ष्य रखा है? सेमग्रस्त भूमि जो वाटर लॉक्ड होती है, जहाँ पानी भरा रहता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा 13 जिले। 13 जिले ऐसे हैं जिनमें 724 गांव ऐसे हैं जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा मतलब जूझ रहे हैं अभी भी। ठीक है ना। बड़ा फेस कर रहे हैं इस चीज़ को वहाँ के किसान। तो 13 जिलों में जो है 4.21 लाख एकड़ की जो ज़मीन है, सेमग्रस्त भूमि है, उसको सुधारने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए जो है जो रोड मैप तैयार किया है वो 3 साल का रोड मैप तैयार किया है विभाग ने, जिसका लक्ष्य रखा है 2029-30 तक इस सेमग्रस्त भूमि को बिल्कुल सुधार कर देना है। और इस योजना के लिए केंद्रीय बजट से राशि मिलेगी। ये चीज़ आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके लिए हमें केंद्रीय बजट से राशि मिलेगी। ठीक है। सॉरी 1 मिनट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, वेट। और जिसमें तकनीक इस्तेमाल होंगी उसके लिए भी हमें जो है केंद्र से सपोर्ट भी मिलेगा, जिसमें जो भूमि सुधार के लिए एक तो AI का प्रयोग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है आज के टाइम में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है हर चीज़ की नींव बन चुका है, सुधार बन चुका है। दूसरा एग्री रोबोटिक्स, जो ऐसे रोबोट्स हेल्प करेंगे जो एग्रीकल्चर के लिए बने हैं। और तीसरा वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम। वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाएगा ताकि वहाँ वाटर लॉगिंग ना हो, पानी इकट्ठा ना हो। ठीक है।
तो ये भी आपको याद रखना है कि कितने ज़िले हैं, मेन डाटा कितने ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं, 724 गांव हैं और 4.21 लाख एकड़ जो है वो सेमग्रस्त भूमि है, उसको सुधारने का लक्ष्य रखा गया है 2029-30 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्राट राणा, इसने अपने अपने हरियाणा का बहुत तगड़ा नाम रोशन किया है हमेशा ही। एशियन क्वेश्चन क्या है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक हासिल किया है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य पदक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है ना कांस्य पदक, भाई ये रजत नहीं, कांस्य पदक जीता है इन्होंने, सॉरी ये नहीं होगा, बी को छोड़ देना आपको। इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी होगा। एक मिनट, इन्होंने जो है ना ये कांस्य पदक जीता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कांस्य पदक। ठीक है। सम्राट राणा जो है ना ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। 224 में मिस्र में एक जो है वो आयोजित, एक मिस्र में जो है ना वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था ISSF का, जिसके अंदर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है ना भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। आज तक गोल्ड जीतने वाले पहले आदमी यही हैं भारत के लिए, ये अपने सम्राट राणा जी हैं। ठीक है। और जो इनके फादर हैं वो इनके कोच हैं और ये करनाल के उपलाना गांव के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2024 में इन्होंने मिस्र में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड जीत कर इतिहास रचा था। चलिए आज अब मैं आपके लिए ना एक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि हरियाणा जो है, हरियाणा के बारे में 16वें वित्त आयोग जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। तो उसके विषय में ना मैं कल या आज शाम को उसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हरियाणा के बारे में, उन्होंने जो बताया कि हरियाणा कितना कहाँ खर्च कर रहा है, स्वास्थ्य पे कितना खर्च कर रहा है, किस पे कितना खर्च कर रहा है, उसके ऊपर जो है मैं सारी डिटेल की एक वीडियो बना दूँगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है, आपको बताना है कि इस समय जो हरियाणा में राज्य वित्त आयोग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।